वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। समीर अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था। माँ, मैं क्या करूं? सब्र कर बेटा। माँ, मैं सब्र नहीं कर सकता। मैं नमीरा को तलाश करूंगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम नहीं जानती माँ कि मुझे मेरी बच्ची कितनी याद आ रही है। डॉक्टर सहगल ने बताया था कि वो इतनी खूबसूरत थी कि एक बार उस पर नजर पड़ जाए तो देखने वाला उस पर से आंखें ना हटा सके। मैंने नमीरा से अपनी पसंद से शादी की थी। मैं जानता हूं आप दोनों दिल से इस शादी के हक में नहीं थे। क्या नमीरा से किसी किश्त का इंतकाम लिया गया है? कुछ तो बताओ माँ। मैं क्या बताऊं बेटा? बहुत कुछ तो तूने खुद ही मालूम कर लिया है। माँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा जो मुझे मेरी नमीरा तक पहुंचा सके। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे यहां से लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें कभी उसकी सूरत भी देखनी नहीं पड़ेगी। समीर ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़ लिए थे। नफीसा बेगम की भी आंखें भीगने लगीं। बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। इसका मतलब है कि अब मुझे अब्बू का सामना करना ही पड़ेगा। मां, तुम समझ सकती हो कि अगर उन्होंने नमीरा के बारे में जुबान नहीं खोली तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या करेगा तू? हाँ, अपने बाप का कत्ल कर देगा? फिर क्या होगा? तुझे फांसी हो जाएगी। नमीरा तो तुझे तब भी नहीं मिलेगी। फिर मैं क्या करूं मां? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीर ने तड़पते हुए कहा, कुछ भी कर, बस अपने बाप के सामने जाने की कोशिश ना करना। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अपने तौर पर उनसे कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगी। तू हौसला रख, जोश में मत आ, बेताबी मत दिखा। मैं कुछ करती हूं। मां, जो कुछ करना है जल्दी करो। मेरे पास वक्त कम है। मुझे वापस बंबई भी जाना है। बेटा, मेरी सलाह मान। तू बंबई लौट जा। यहां तेरी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा होगा। मुझे जैसे ही नमीरा के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुझे बुला लूंगी। ठीक है मां, जैसा आप कहें। नफीसा बेगम ने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाया था। समीर की जबान पर जो बात आ गई थी वो उसके दिल में नहीं थी। दिल में तो उसने कुछ और ही ठान रखा था। रौली अभी जीप में बैठ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रौली साहब। रौली ने मुड़कर देखा। हवेली का एक मुलाजिम शर्फू उसकी तरफ दौड़ा चला रहा था। रौली इत्मीनान से जीप में बैठ गया और इग्निशन में चाबी लगाकर शर्फू का इंतजार करने लगा। शर्फू हांफते हुए जीप के पास पहुंचा। रौली ने पूछा, क्या हुआ शर्फू? रौली साहब, आपको आपको छोटे मालिक ने बुलाया है। छोटे मालिक ने? रौली हैरान हुआ। फिर यह सोचकर कि शायद शर्फू से कोई भूल हुई है, उसने दोबारा तस्दीक की। शर्फू छोटे मालिक ने या बड़े मालिक ने? छोटे मालिक ने रौली साहब। अच्छा। रौली ने चाबी गाड़ी से निकाल ली और जीप से कूदकर बाहर आ गया। कहां है वो? अपने कमरे में रौली भैया। उनके साथ और कोई है? मुझे नहीं पता साहब। मुझे उन्होंने दरवाजे से आपको बुलाने का हुक्म दिया था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। शर्फू, तुम जरा एक काम करो, मैं छोटे मालिक के पास जाता हूं। पता नहीं वहां कितनी देर लग जाए। मैं अभी बड़े मालिक के काम से जा रहा था। तुम जरा उन्हें यह जाकर बता दो कि मैं भी हवेली में ही हूं। मुझे छोटे मालिक ने बुलवाया है। ठीक है,
मैं जाकर बड़े मालिक को बता देता हूँ। वो अभी कहाँ है? वो बड़े वाले ड्राइंग रूम में है, अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं। तुम अंदर चले जाना, या छोड़ो, दरवाजे पर अगर कोई खड़ा हो तो उससे कहलवा देना। ठीक है साहब। शरफू ये कहकर दूसरी राहदारी की तरफ चला गया। रौली इस सोच के साथ अंदाजा लगाता हुआ समीर राय के कमरे की तरफ बढ़ा कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बुलवाया है, पर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। जब वो दरवाजे के सामने पहुंचा तो एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से समीर की आवाज आई। रौली दरवाजा खोलकर अंदर गया तो समीर राय सामने सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसका रुख रौली की तरफ था। रिवॉल्वर देखकर रौली एक पल के लिए ठिठक गया। आ जाओ, डरो मत। समीर ने रिवॉल्वर सोफे पर रख दी थी। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। नहीं मालिक, मैं नहीं समझा। रौली समीर से कुछ कदम के फासले पर खड़ा था। देखो रौली, मुझसे झूठ मत बोलना। मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपका नमक हलाल हूं, आपका खादिम हूं। नमीरा और मेरी बच्ची कहां है? समीर ने रिवॉल्वर अपने हाथ में उठा लिया था। मालिक, मुझे नहीं मालूम। रौली, तू ये तो जानता है कि वो दोनों कब्रें खाली थी ना? मैं नहीं जानता मालिक। अच्छा, तो तू ये तो जानता है ना कि मेरे हाथ में क्या है? हाँ मालिक, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, और ये रिवॉल्वर भरा हुआ है रौली। तू जानता होगा कि इसमें 6 गोलियां हैं? हाँ मालिक, जानता हूं। अगर ये रिवॉल्वर चल गया तो फिर तेरे जिस्म को छलनी होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मालिक, मेरा कसूर तो बताएं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं रौली कि तू सब जानता है, पर तू सच बोलने से कतरा रहा है। मालिक, मुझे कुछ मालूम होता तो मैं आपको जरूर बता देता। रौली, तू इतना तो बता सकता है कि मेरी नमीरा और मेरी बच्ची जिंदा है या नहीं? मैं जानता तो जरूर बता देता मालिक। उसके इस जवाब पर समीर को गुस्सा आ गया। उसने रिवॉल्वर सोफे पर फेंका और उठकर रौली के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसने कसकर 4-5 थप्पड़ चिपका दिए। रौली सर झुकाकर वो थप्पड़ खाता रहा, कुछ नहीं बोला, मगर भीतर ही भीतर वो खौल रहा था। दफा हो जा यहां से कुत्ते, वरना अभी तुझे भून कर रख दूंगा। रौली ने शुक्र मनाया। वो बड़ी तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकल गया। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, उसे अपना जुड़वा भाई होली दिखाई दिया। वो भी जल्दी जल्दी इधर ही आ रहा था। क्या हुआ? उसने रौली के पास आकर पूछा। होली, तुम यहां कैसे? मुझे मालिक ने भेजा है तुमको देखने के लिए। आओ फिर मालिक के पास चलते हैं। रौली उसे साथ लेकर रोशन राय के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचे तो रोशन राय पत्ते फेंट रहा था। इन्हें देखकर उसने हाथ रोक लिया। फिर रौली के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए बोला, रौली, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं मालिक। रौली झूठ मूठ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। तो फिर जाओ, जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो निपटा कर आओ, फिर आराम से बात करते हैं। जी मालिक। रौली ने दोनों हाथ जोड़े और फिर उल्टे पैर कमरे से निकल गया। होली रोशन राय के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया था। अगले दिन सुबह 6 बजे ही नफीसा बेगम ने समीर राय के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटा दिया। समीर रात को देर से सोया था और अभी वो गहरी नींद में था, पर दरवाजे पर इस जोर की आवाज से उसकी आंख खुल गई। वो गुस्से से झुंझलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो अपनी मां को पाया। उसने एक तरफ हटते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मां, खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। तुम ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारा नाश्ता तैयार है।
माँ, ये आप क्या कह रही हो? तुमको वापस बंबई जाना है बेटा। अभी तक समीर की नींद टूटी नहीं थी, मगर उसकी माँ के इन शब्दों से जैसे उसकी नींद पटाख से टूट गई। ये कोई सलाह नहीं थी, बल्कि एक हुक्म था। बंबई जाना है? पर क्यों? बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। माँ, साफ साफ बताओ, क्या ये अब्बू का हुक्म है? हाँ बेटा। नफीसा बेगम ने गहरी सांस लेकर यह बात कही थी। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि अपने अब्बू से सामना मत करना। मां, मैंने अब्बू से कोई सामना नहीं किया है। हाँ, उस कुत्ते रौली को कुछ थप्पड़ जरूर लगाए हैं। तुमने ऐसा करके गलती की बेटा। मां, आप मेरी बात गौर से सुन लें। मैं हाथ मुंह धो लूं, फिर जरा अब्बू के सामने जाता हूं, उनसे भी आज बात कर ही लेता हूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे समीर, मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे, तुम्हें खुदा का वास्ता। मां, अब्बू मुझ पर बराबर जुल्म किए जाते हैं, मैं कब तक चुप रहूंगा? तू क्या चाहता है बेटा, कि मैं तेरे कदमों में गिर जाऊं? अल्लाह ना करे मां की कभी ऐसा वक्त आए। उसने अपनी मां के दोनों हाथ पकड़ लिए। वो पास आया तो उसकी मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं। बेटा, मेरी बात मान ले, तू बंबई लौट जा। ठीक है मां, आपकी खातिर चला जाता हूं। आप नाश्ता मंगवाइए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। अपनी मां की आंखों में देखे हुए आंसू समीर को चुभ रहे थे। उसने शायद हार मान ली थी। फ्रेश होकर वो बाथरूम से बाहर आया और अब तक नाश्ता आ चुका था। नफीसा उसे बाथरूम से निकलते देखकर उसके लिए चाय बनाने लगी और समीर खामोशी से नाश्ता खत्म करने लगा। नफीसा बेगम ने उसे समझाया, देख बेटा, तू अपने अब्बू के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ है। तू जानता है कि वो अपने अलावा कुछ और नहीं सोचते। उनके जो दिल में आता है वो कर गुजरते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, चाहे उनके सामने अपनी बीवी हो, बेटा हो या कोई और शख्स हो। वो तो सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। तू दिल छोटा ना कर, मैं मौका देखकर कुछ ना कुछ पता जरूर कर लूंगी। नहीं अम्मी, अब आप कोई बात ना करना। अब बात ही क्या करनी है? मुझे हवेली छोड़ने का हुक्म मिल गया है और मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना मां, मैं हवेली इसलिए नहीं छोड़ रहा कि यह मेरे बाप का हुक्म है। मैं हवेली इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे हैं। सिर्फ आपकी वजह से मैं आपके कहने पर यहां से जा रहा हूं। यह कहते हुए समीर की आवाज रूंध गई थी। वो कुछ पलों के लिए रुका, खुद को संभाला और आगे बोला, मां, मैं जाते जाते आपको एक बात बताता हूं। मुझे अपना बाप कभी पसंद नहीं आया। वो बाप लगता ही नहीं। पता नहीं मां, आप एक इतने पत्थर दिल, संग दिल इंसान के साथ कैसे गुजर कर रही हैं। नफीसा बेगम ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, पर वो बोल नहीं पाई। उनके दिल से एक घटा सी उठी और वो बेअख्तियार रोने लगी। खाना खाते हुए रोशन राय ने अचानक अपने सामने बैठी नफीसा बेगम पर नजर डाली। वो खाली प्लेट अपने सामने रखे अपने ख्यालों में गुम थी। खाना खाओ नफीसा बेगम, खाना क्यों नहीं खा रही हो? रोशन राय उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। खाती हूं राय साहब। तुम्हें बेटे के जाने का गम है, पर यह मेरी समझ में नहीं आया। ये गम आखिर तुम्हें है क्यों? अरे भाई, वो बंबई में पढ़ रहा है, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। अगर वो आज चला गया तो इसमें परेशानी क्या है? उसे जिस तरह से भेजा गया है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। नफीसा बेगम ने उसे तीखी निगाहों से देखा। तुम नहीं जानती कि वो अपनी मासूमियत में आग से खेलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा बेटा है, मैं आखिर उसे आग से कैसे खेल लेने देता? आपने अपने बेटे के साथ बड़ा जुल्म किया है। क्या उसे यह हक भी नहीं कि वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में मालूम करे? आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि वो दोनों कहां हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये बात उसे कभी मालूम नहीं होगी? क्या यह राज हमेशा राज ही रहेगा? मैं अब उसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूं। वो चंद दिनों में सब कुछ भूल जाएगा। मेरा ख्याल है कि समीर की बजाय आप खुद ही अपनी शादी कर लें।
नफीसा बेगम ने गुस्से से कहा और उसे खाना खाते छोड़कर कमरे से निकल गई। रोशन राय ने उसके यूं चले जाने की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो बदस्तूर इत्मीनान के साथ खाना खाता रहा। रोशन राय उस दिन भी हमेशा की तरह सैर के लिए निकला था। घुड़सवारी उसका शौक था। वो सैर के लिए अधिकतर घोड़े पर ही निकलता था। राउली और होली दोनों उसके पीछे थे। अभी वो अपने बाग के पास पहुंचा ही था कि उसने आम के पेड़ के नीचे एक अजीबो गरीब शख्स को खड़ा देखा। उसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा था। न दाढ़ी न मूछ, सर धूप में चमकता हुआ, सर पर एक भी बाल नहीं, एकदम सफेद लिबास पहने, हाथ में जंजीर, जैसे उसकी गाय या बकरी जंजीर छोड़कर भाग गई हो। हालांकि वो शख्स अभी तक फासले पर ही था, लेकिन बड़ी बेबाकी के साथ अपलक उसकी नजरें रोशन राय पर टिकी हुई थीं। वो कुछ इस तरह से देख रहा था कि रोशन राय उसकी तेज नजरों को महसूस किए बगैर रह नहीं सकता था। उसकी शख्सियत ही क्या किसी को आकर्षित करने के लिए कम थी कि कोई इसे उस तरह घूर कर देख रहा हो। रोशन राय ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उस शख्स पर नजरें पड़ते ही उसने अपना घोड़ा रोक लिया और रौली होली भी उसके दाएं बाएं आकर रुक गए। रौली, ये कौन है? रोशन राय ने आंखों से ही सामने की तरफ इशारा करके पूछा। रौली ने उस अजीबो गरीब शख्स को एक बार देखा और बोला, मालिक, अपने इलाके का तो मालूम नहीं होता। आप कहें तो आगे जाकर उसे रास्ते से हटा दूं? अरे नहीं, खड़ा रहने दो उसे, हमारा क्या लेता है। रोशन राय का यह जवाब बड़ा ही अजीब था। दोनों भाइयों ने चोर निगाहों से एक दूसरे को देखा। रोशन राय ने उन्हें अभी जो कहा था वो उसके हमेशा के बर्ताव से एकदम उल्टा था। कोई और दिन होता तो उन दोनों भाइयों को कब का उस आदमी को इस दुनिया से रुखसत करने का हुक्म मिल चुका होता। तुम दोनों आगे चलो। उसका हुक्म सुनते ही दोनों भाइयों ने अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए। वो अजीबो गरीब शख्स रास्ते के किनारे पर ही खड़ा था। जब रौली और होली उसके सामने से गुजरे तो उसने अपनी आंखें झुका ली। रौली के दिल में यह ख्वाहिश भी हुई कि इस आदमी से यहां खड़े होने का सबब पूछे, लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद वो उससे कोई सवाल नहीं कर सका। जब वो दोनों आगे निकल गए और रोशन राय उस अजीबो गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उस आदमी ने फौरन अपनी नजरें उठाकर देखा। उसकी नजरों में जाने ऐसा क्या था कि रोशन राय ने अचानक अपने घोड़े की लगाम खींच ली। उसका घोड़ा अचानक उस शख्स के सामने रुक गया। कैसे हो रोशन राय? उस शख्स ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। रोशन राय उसकी बेअदबी पर तिलमिलाकर रह गया। हवेली के बाहर उसे उसके नाम से पुकारने की जरूरत किसी में नहीं थी, लेकिन इस अजनबी ने यह गलती कर दी थी। रोशन राय ने पता नहीं क्यों उसे कुछ नहीं कहा। वो बस इतना ही बोला, हम ठीक हैं बाबा। रोशन राय उसे बहुत कुछ कहना चाहता था और अगले ही पल रोशन राय अपनी जबान पर आने वाले इन शब्दों को सुनकर हैरान रह गया। वो ये कहने वाला तो नहीं था। क्या उसकी जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया था? तुम्हारे घर में कयामत आने वाली है और तुम कह रहे हो कि ठीक हो? है? रोशन राय बड़ी हैरत से बोला और बेअख्तियार घोड़े से कूद गया। पीछे उसे घोड़े से कूदता देखकर रौली होली भी जल्दी से अपने घोड़ों से उतर गए और लंबे लंबे डग भरते हुए रोशन राय की तरफ बढ़े। अपने इन नमक हलालों से कहो कि हमसे दूर ही रहें, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशन राय ने ना चाहते हुए भी इशारे से उन दोनों को अपने पास आने से रोक दिया। बाबा, तुमने अभी किस कयामत का जिक्र किया? मेरी हवेली में कौन सी कयामत आने वाली है? अरे हम भी तो कुछ सुने। अपने स्वभाव से ठीक उल्टा रोशन राय बड़ी कोमलता से बोला था। रोशन राय भुक्तभोगी था। वो एक वहमी शख्स था। कयामत का जिक्र सुनकर ही उसे पसीना आ गया था।
परेशान मत हो, मैं आ गया हूं तुम्हें बताने, रास्ता दिखाने। मेरे कहने पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे, वरना एक दिन आएगा कि तुम्हारी हवेली में सांप ही सांप होंगे। सांप? रोशन राय ने घबरा कर कहा। सांपों से तो वो पहले ही डरा हुआ था। कितनी ही बार उसने अपने बेडरूम में कितने ही सांप देखे थे। वो बड़ी ही मुर्दा आवाज में बोला, एक सांप तो पहले ही मेरे पीछे लगा हुआ है। आप किन सांपों की बात कर रहे हैं? वो तो एक मामूली सांप है, उसे अगर तुम मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा, तुम उसे मामूली सांप कहते हो? उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं बिना लाइट जलाए सो नहीं पाता। पर मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, अगर वैसा हो गया तो तुम सूरज की रोशनी में भी चैन नहीं पाओगे रोशन राय। हाँ, तुम वो बात बताओ बाबा, हम जानना चाहते हैं। रोशन राय को अपने दिल की धड़कनों पर काबू नहीं था। शनिवार के दिन दोपहर के वक्त तुम्हारी हवेली में एक बच्ची पैदा होगी। अगर वो बच्ची हवेली में रही तो तुम पर कयामत गुजरेगी। बस यूं समझो कि चंद दिनों में तुम्हारी हवेली सुनसान हो जाएगी। हवेली में सांपों की फुफकार के सिवा कुछ और सुनाई नहीं देगा। मैंने तुम्हें दिन और वक्त बता दिया है, झूठ और सच का अंदाजा तुम्हें खुद हो जाएगा। यह भविष्यवाणी उस शख्स ने बड़ी गंभीरता से की थी। रोशन राय कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया बाबा। रोशन राय, मेरा नाम देवांग है। देवांग? बाबा देवांग? फिर मैं क्या करूं? इस तबाही से कैसे बचूं? तुम्हारे चेहरे पर उड़ती हवाइयां मैं देख रहा हूं। तुम्हें इस बात का इंतजाम करना होगा कि वो लड़की हवेली में पैदा ना हो, और जब वो पैदा हो तो उसे हवेली में लाने की बजाय एक ऊंटनी पर डालकर रेगिस्तान में छोड़ देना। बस तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारे सर से बला टल जाएगी और जिसकी वो अमानत है वो वहां तक पहुंच जाएगी, और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। ठीक है बाबा देवांग, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। रोशन राय ने किसी बड़े ही आज्ञाकारी बालक की तरह ऐसा कहा था, पर उसकी वो आज्ञाकारिता बड़ी ऊपरी थी, इतनी कि उसे वह खुद भी ऊपरी ही लग रही थी। वो तो सिर्फ हुक्म देना जानता था, लेना नहीं। पर इस अजीबो गरीब शख्स की हस्ती ने उसे दहला कर रख दिया था। देवांग की भविष्यवाणी ने उसके होश उड़ा दिए थे। देवांग की बातों में दम था। रोशन राय जानता था कि उसकी बहू का बच्चा होने वाला है, और यह बात हवेली के बाहर का कोई आदमी जान नहीं सकता था। यह अजीबोगरीब आदमी न सिर्फ उसका नाम जानता था, बल्कि वो सांप वाली बातें भी उसे पता थी। फिर उसने बच्ची के पैदा होने का दिन और वक्त भी बता दिया था। देवांग की यह भविष्यवाणी रोशन राय के दिलो दिमाग में घर कर गई थी। वो भीतर से दहल गया था। उसने इस सिलसिले में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसने अपनी बहू को पास के एक छोटे शहर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। देवांग के हिसाब से अभी बच्ची के पैदा होने में 4 दिन बाकी थे, जबकि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कम से कम 2 हफ्तों का वक्त था। रोशन राय सोच रहा था कि चलो 4 दिन बाद ही सही, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसे नमीरा वैसे ही पसंद नहीं थी। उस आम सी लड़की ने हवेली में आकर किसी खानदान वाली लड़की के साथ आने वाले दहेज का रास्ता रोक दिया था। इस बात का दुख रोशन राय को अंदर ही अंदर था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की वजह से वो नमीरा को बर्दाश्त कर रहा था। पर उसका जहन था तो शैतानी ही। वो नमीरा से निजात पाने के नए नए मंसूबे तलाश रहा था, और देवांग की भविष्यवाणी ने उसका रास्ता साफ कर दिया था। उसे वो वजह मिल गई थी जिससे वो नमीरा को अपने घर से हटा सकता था। एक तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू, ऊपर से पैदा करे एक बच्ची को, और बच्ची भी कैसी, सब कुछ तबाह करने वाली,
जन्म जली, अशुभ। रोशन राय ने तय कर लिया कि बच्ची के साथ उसकी मां को भी ठिकाने लगा देगा। रहस्यमय देवांग की भविष्यवाणी जल्दी ही सच साबित हुई। नमीरा ने शनिवार के दिन ठीक 12 बजे एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी पैदाइश से एक दिन पहले हवेली के आसपास कई सांपों को देखा गया, जिन्हें रोशनगढ़ी के लोगों ने फौरन मार दिया। और जिस दिन बच्ची पैदा होने वाली थी, उस दिन भी उसे हवेली के अंदर 8-10 सांप लहराते हुए नजर आए। उनमें से कई को हवेली के कारिंदों ने मार गिराया। उस रात भी रोशन राय ने ख्वाब में अपने आसपास बेशुमार सांप देखे। वो घबरा कर उठ बैठा और जब वो उठा तो अच्छा खासा सूरज निकला हुआ था। उसे हवेली में असाधारण शोर सुनाई दिया। बाहर आने पर उसे सांपों के बारे में बात पता चली। ये लक्षण शुभ नहीं थे। और जैसे ही रोशन राय 12:15 बजे अस्पताल पहुंचा तो बच्ची की पैदाइश की खबर जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। ये सब सोचते सोचते रोशन राय को एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम उछल कर बैठ गया। वो अपने बेडरूम में बिस्तर पर था। उसकी आंखों के सामने उस रात का सारा दृश्य घूम रहा था। उसने अपनी यादों में बारी बारी 2 ऊंटों को ठीक उल्टी दिशाओं में जाते हुए देखा। रोशन राय के मोटे होठों पर एक निर्मम मुस्कुराहट खेल रही थी। वो सोचते सोचते सो गया। देवांग की बातों पर अमल करके उसने हवेली को तबाही से बचा लिया था।